प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे सल्तनत कालीन शिक्षा व साहित्य के बारे में। देखिए, शिक्षा में अपन मकतब व मदरसों के संदर्भ में बात करेंगे। मकतब है यह प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता था और मदरसा जो होता था यह उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। साहित्य है, इसमें अपन देखेंगे कौन कौन से साहित्यकारों ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना करी और उन पुस्तकों से अपने को क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इतिहास की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी अपन बात कर रहे हैं, पहले शिक्षा ले लेते हैं। शिक्षा देखिए, मुस्लिम शिक्षा के अंदर मदरसे ये क्या होते थे, उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। मकतब ये होता था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम मदरसाए मुइजी, बाद में मदरसाए नासिरी बनवाया। दो मदरसे इन्होंने बनवाए और इस मदरसे का जो प्रधान आचार्य होता है, ये कौन होता है? मिनहाज उस सिराज है, ये इनका प्रधान आचार्य होता है। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु अपने पुत्रों के शिक्षा के लिए बगदाद से दो पुस्तकें मंगवाई, जो है आदाबुस सलातीन और दूसरा है मासिरू सलातीन। आदाबुस सलातीन और मासिरू सलातीन नामक दो पुस्तकें हैं, ये मंगवाई थी। जलालुद्दीन खिलजी है, ये साहित्य प्रेमी के नाम से इसको जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने 30 मदरसों का निर्माण करवाया था साहब, 30 मदरसों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अपन देखेंगे, फिरोज ने दिल्ली के अंदर एक मदरसा बनवाया जिसका नाम था मदरसा ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है, फिरोज ने सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा है ये शुरू की। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी है, इसने क्या किया? सिकंदर लोदी के समय सर्वप्रथम हिंदुओं ने फारसी में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है, हिंदुओं में सर्वप्रथम कायस्थों ने दिल्ली के मुस्लिम प्रशासकों का सहयोग किया। दिल्ली के मुस्लिम
प्रशासकों का सहयोग किया, सहयोग किया इन्होंने या सहयोग दिया। कायस्थ हैं, कायस्थ समाज एक, कायस्थ है हिंदुओं के अंदर फारसी सीखने वाले प्रथम थे। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी है, इसने आगरा में मदरसा मुल्तान से अब्दुल्ला व आगरा में मुल्तान से अब्दुल्ला व अजीज उल्लाह दोनों को शिक्षकों के रूप में बुलवाया था। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी स्वयं दर्शन व तर्कशास्त्र सिकंदर लोदी के समय दर्शन व तर्कशास्त्र की पढ़ाई शुरू हो गई। नेक्स्ट है जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, शिक्षा का केंद्र था जौनपुर। नेक्स्ट है जौनपुर में बेगम का मदरसा है, यह है जौनपुर में है और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है, प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है तुर्कों की जो भाषा थी, राजकीय भाषा, तुर्कों की राजकीय भाषा तुर्कों की मातृभाषा देखें बोले तो तुर्कों की मातृभाषा ये तुर्की, प्रशासनिक भाषा फारसी, धार्मिक भाषा धार्मिक कार्य है ये करते थे अरबी के अंदर, धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। और दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा जो थी वो भी कौन सी थी? फारसी थी। मुगलों की प्रशासन की भाषा फारसी रहती है। देखिए शिक्षा की बात करें, मुगल शिक्षा जो थे इसमें मदरसे हैं, ये उच्च शिक्षा का केंद्र थे। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे और प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र मकतब हुआ करते थे। इल्तुतमिश है, इसने मदरसा मुइजी का निर्माण करवाया और मदरसा नासिरी का निर्माण करवाया। 2 मदरसे बनवाए दिल्ली के अंदर। और इन मदरसों का जो प्रधान आचार्य होता था वो मिनहाजुस सिराज होता था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई। एक तो है आदाबुस सलातीन और एक है माशिरू सलातीन नामक 2 पुस्तकें हैं, ये मंगवाई थी अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी है, इसे साहित्य प्रेमी कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने 30 मदरसों का निर्माण करवाया था। दिल्ली के अंदर फिरोज ने मदरसा फिरोज शाही का निर्माण करवाया। फिरोज ने सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा है ये शुरू करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी है, इसके समय हिंदुओं ने सर्वप्रथम फारसी में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। और
सर्वप्रथम हिंदुओं की एक जाति है कायस्थों। कायस्थों ने दिल्ली के मुस्लिम प्रशासकों का सहयोग करना शुरू कर दिया था। यानी हिंदुओं के अंदर कायस्थ जो जाति है इसने सर्वप्रथम कौन सी भाषा सीखी? फारसी भाषा सीखी। सिकंदर लोदी है, इसने आगरा के अंदर जो मदरसे बने हुए थे यहाँ पर शिक्षा के लिए मुल्तान से अजीउल्लाह को शिक्षकों के रूप में बुलाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर है, इसके समय दर्शन व तर्क शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। जौनपुर को शिराज ए हिंद कहा जाता था, शिक्षा का बड़ा केंद्र था। जौनपुर के अंदर एक मदरसा था, बेगम का मदरसा, जो प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था। तुर्कों की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, प्रशासनिक भाषा फारसी थी और धार्मिक कार्यों की जो भाषा थी इनकी क्या थी? अरबी थी। और सल्तनत कालीन जो राजकीय भाषा थी वो भी क्या थी? फारसी थी। सल्तनत कालीन राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। आगे देखिए, ये तो बात हो गई शिक्षा की। अब अपन बात करेंगे साहित्य की। साहित्य देखिए सर, साहित्य साहित्य में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए साहित्य, देखिए साहब, साहित्य में है चचनामा। चचनामा कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा के अंदर। सिंध पर आक्रमण की जानकारी है कि यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है फारसी में इसका जो अनुवाद किया ये किया अबू बकर कुकी ने किया था। दूसरी यहाँ पर प्रमुख पुस्तक है कामितुल तवारिक। कामितुल तवारिक ये है इब्नु असीर गौर वंश का इतिहास है। गौर वंश का इतिहास है। नेक्स्ट है तहकीकात ए हिंद। अरबी के अंदर लिखी गई पुस्तक है और अल बरूनी इसके लेखक हैं। अल बरूनी है, यह है भारत का प्रथम मुस्लिम भारतविद है। इस पुस्तक को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का क्या कहते हैं? दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है ताज उल मासीर। ताज उल मासीर है, ये हसन निजामी का है। हसन निजामी फारसी के अंदर लिखी हुई है। गोरी की भारत विजय का वर्णन है। भारत विजय का वर्णन है। आगे देखिए, सर्वप्रथम व्यापारिक वस्तुएं पर कर प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम सोकियों का उल्लेख है। इसके अंदर जो कर प्राप्त करने के लिए बनाई थी। 25 शमसी अमीरों की जीवनियां हैं। शमसी अमीरों की जीवनियां हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के काल के 32 मलिकों की सूची है।
32 मलिकों की क्या है, सूची है साहित्य के अंदर। कौन से साहित्य के अंदर, तबकात नासिरी। अब देखिए इल्तुतमिश इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का अर्थशास्त्री के रूप में वर्णन किया गया ताजुल मासिर के अंदर। 1235 में इसे दिल्ली का मुख्य काजी बनाया गया था। नेक्स्ट है, नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा इसने, आदर्श सुल्तान कहा। और यह पुस्तक है नासिरुद्दीन को समर्पित है। किसको समर्पित है, नासिरुद्दीन को समर्पित है। देखिए साहब, साहित्य के संदर्भ में अपन बात करें तो चचनामा है, अरबी में है, सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसने लिखा था, अज्ञात लेखक है। फारसी में इसका अनुवाद अबू बकर कुकी ने किया था। कामितुल तवारिख है, इब्नु असीर के द्वारा निर्माण हुआ इस ग्रंथ का, और गौड़ वंश का इतिहास है ये इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट है तहकीकात हिंद, ये अरबी के अंदर है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। यह भारत का प्रथम मुस्लिम भारतीय विद है। कौन, अल बरूनी, भारत का पहला मुस्लिम भारतीय विद है। या इसकी जो पुस्तक है तहकीकात हिंद, इसके अंदर इसे 11वीं सदी का इतिहास मिलता है, तो इसे कहते हैं 11वीं सदी के इतिहास का दर्पण कहा जाता है। ताजुल मासिर की अपन बात करें तो हसन निज़ामी की फारसी में लिखी गई है ये, और इसमें क्या क्या वर्णन है, गोरी की भारत विजय का वर्णन है, कर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम स्थापित की गई चौकियों का वर्णन है, 25 शमसी अमीरों की जीवनियों का वर्णन है, इल्तुतमिश के काल में 32 मलिकों की सूची दी गई है उसका वर्णन है, इल्तुतमिश को इसमें अर्थशास्त्री बताया गया है, ये महत्वपूर्ण वर्णन है। 1235 में दिल्ली का मुख्य काजी इसे नियुक्त किया गया था, ये वर्णन है किसको, हसन निजामी को। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद को, देखिए ये इसके अंदर नासिरुद्दीन महमूद वाला तो अलग क्वेश्चन बनेगा भी, देखते हैं एक बार। देखिए जो ताजुल मासिर है ये आपके अलग है, और ये जो वर्णन अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं तबकात नासिरी का। ये जो सारा वर्णन अपन ने पढ़ा है ना, ये तबकात नासिरी का है। तबकात नासिरी का लेखक कौन है, तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज के बारे में महत्वपूर्ण बातें, मिनहाज उस सिराज के बारे में। ताजुल मासिर हसन निजामी की फारसी में दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास, ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। कौन सा, ताजुल मासिर का, ये ताजुल मासिर का। देखिए ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है, फारसी की पुस्तक है। इसमें दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है ये वर्णित है। और इसके बाद में पुस्तक है तबकात नासिरी, किसकी है, मिनहाज उस सिराज की है। इसके अंदर ये तमाम वर्णन मिलता है। कौन कौन सा वर्णन, गोरी की भारत विजय और प्रमुख कर के लिए जो चौकियां स्थापित करी गई थी उनके बारे में वर्णन है। 25 शमसी अमीरों की जीवनियां, इल्तुतमिश के काल में 32 मलिकों की सूची, इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री के रूप में दिखाया गया है या वर्णन किया गया है मिनहाज उस सिराज ने। और 1235 में इसे दिल्ली का मुख्य काजी बनाया गया था। नासिरुद्दीन
को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है, मिनाजुस सिराज, और नासिरुद्दीन को समर्पित ही यह पुस्तक है कौन सी, तबकाते नासिरी। तो ये तबकाते नासिरी के बारे में थी बातें। आगे देखिए, साहित्य चल रहा अपना। अब अपन बात करेंगे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का पहले प्रारंभिक जीवन है, ये देख लें। यूपी के पटियाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मूल नाम इनका है यमीनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन, इनका मूल नाम है। उपनाम है खुसरो। उपाधि है इसकी तुतिया ए हिंद नायक तुर्कला। ये दी थी निजामुद्दीन ओलिया ने। इसका गुरु था ये निजामुद्दीन ओलिया ने इसको यह क्या दी थी, उपाधि दी थी निजामुद्दीन ओलिया ने। नेक्स्ट है खुसरो को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधि कहा जाता है, सबसे अच्छा प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी मृत्यु है यह 1325 में। इसका गुरु जो ओलिया था, इसके एक दिन बाद इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसने अपना साहित्यिक जीवन बलवन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, ये अपनी पुस्तक में बताता है कि स्वयं इसको मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में करता है, आशिकी पुस्तक में, यह आशिका पुस्तक में इसका वर्णन करता है। 8 सुल्तानों का काल देखा था इसने, कार्यकाल देखा 8 सुल्तानों का। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राजपद दिया था। नेक्स्ट है, इसे जबान ए हिंदवी या उर्दू रेखता में सर्वप्रथम जो रचना की है वो किसने की है, अमीर खुसरो ने की है। इसने फारसी की नई शैली विकसित की, जिसे सबक ए हिंदी या भारतीय शैली कहते हैं। नेक्स्ट है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था अमीर खुसरो। इसने मध्यकालीन संगीत परंपरा
का संस्थापक भी कहते हैं, मध्यकालीन संगीत परंपरा का संस्थापक, कव्वाली का जनक भी कहते हैं। खुसरो का कथन है, इसका कथन है, देश प्रेम एक अहम फर्ज है, ये इसका कथन है साहब। खुसरो ने भारतीय ब्राह्मणों को अरस्तु जितना विद्वान कहा। खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा, वह 100 पंडितों का शिरोस्त्राण अपने मुकुट के नीचे रखता है, यानी बुद्धिमान बताता है इसको। देखिए, अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रमुख बातें थी वो बात कर रहे थे। अब इसकी साहित्यिक बातें करेंगे, कौन कौन सी रचनाएं रची थी। पटियाली के अंदर इसका जन्म हुआ। मूल नाम था यमीनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन, उपनाम खुसरो, उपाधि तुतिया ए हिंद, नायक तुर्कल्ला। तुर्कल्ला नामक उपाधि कौन देता है? निजामुद्दीन औलिया देता है। खुसरो है ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसकी मृत्यु है 1325 में हो गई थी, इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया के एक दिन बाद। साहित्यिक जीवन है, इसने बलबन के पुत्र मोहम्मद के संरक्षण में शुरू किया था। स्वयं कहता है कि मेरे को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। ये जिक्र किसमें किया? आशिकी नामक पुस्तक में किया। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राजपद दिया। जबान हिंदवी उर्दू रेखता का सर्वप्रथम इसने रचना की। जबान ने हिंदवी उर्दू या रेखता में सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। फारसी की नई शैली विकसित की, जिसे सबक ए हिंदी ये भारतीय शैली के नाम से जानते हैं। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो है। मध्यकालीन संगीत की परंपरा का संस्थापक कौन है? अमीर खुसरो है। कव्वाली का जनक कौन है भारत में? अमीर खुसरो है। कथन क्या है इसका? देश प्रेम एक अहम फर्ज है, ये इसका क्या है? कथन है। भारतीय ब्राह्मणों को अरस्तु जितना विद्वान कहता है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कथन है कि वह 100 पंडितों का शिरोस्त्राण अपने मुकुट के नीचे धारण करता है। शिरोस्त्राण का मतलब क्या है? कि वो बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान बताया है। 100 पंडितों जितना बुद्धिमान है, ये किसको बताया है? गयासुद्दीन तुगलक को बताया है। अब अपन इसकी जो रचनाएं हैं वो देखेंगे। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो देखिए आप, कौन कौन सी रचनाएं हैं इसकी। प्रमुख रचना देखिए इसकी। पुस्तक, खुसरो की पुस्तकें हैं किरानुस सादेन है, यानी 2 सितारों का मिलन। इसका अर्थ है 2 सितारों का मिलन, ये अर्थ है। इसमें केकुबाद व बुगरा खां के मिलन का वर्णन है और दिल्ली का वैभव का वर्णन है। दूसरी पुस्तक है मिफ्ताहुल फुतूह। इसमें मलिक छज्जू का विद्रोह है, इसका वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है खजाइन उल फुतूह, इसे तारीख अलाई भी कहते हैं। तारीख अलाई भी इसे कहते हैं।
इसके अंदर क्या क्या वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का वर्णन है, दक्षिण बाजारों का वर्णन है, जौहर का प्रथम वर्णन है, और अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत है, इसका वर्णन है। और ये राजत्व सिद्धांत तैयार किसने किया था? अमीर खुसरो ने तैयार किया था। आगे देखिए अमीर खुसरो के बारे में। आशिका है, आशिका आशिक की एक ही बात है। इसमें देवल देवी व खिजर खां के प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है नू है सिपेहर यानी नो आकाश। नू है सिपेहर है, इसके अंदर भारत की प्रशंसा की गई है और भारत की जलवायु पुष्प भारत की जलवायु पुष्प पक्षी भारत की तुलना स्वर्ग से की, स्वर्ग के उद्यानों से की। मुबारक शाह खिलजी का उल्लेख है। और पुस्तकें हैं इसकी तुगलकनामा, ये खुसरो की अंतिम रचना है। नेक्स्ट अन्य कुछ और ग्रंथ हैं, नाज उल फुतूह, तारीख दिल्ली, नेक्स्ट है एजाज ए खुसरवी, नेक्स्ट है खमसा ए पंचगज। ये प्रमुख पुस्तकें हैं, ये किसके हैं सब? अमीर खुसरो की। देखिए किरान सादेन, इसका मतलब होता है दो सितारों का मिलन। इसमें केकुबाद और उसके पिता बुगरा खां के मिलन का वर्णन है और दिल्ली के वैभव का वर्णन है। दूसरी पुस्तक है मिफ्ता उल फुतूह, इसमें मलिक सज्जू का विद्रोह के बारे में जानकारी है। खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का वर्णन है, दक्षिण के बाजारों का वर्णन है, जोर प्रथा का प्रथम वर्णन है। और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का निर्माण किसने किया था? अमीर खुसरो ने तैयार किया था। आशिकी देखिए देवल व खिजर खां के प्रेम का वर्णन है। नूह शिपेहर का मतलब होता है नो आकाश, इसमें भारत की प्रशंसा की गई है। भारत की जलवायु पुष्प पक्षी भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है अमीर खुसरो ने इसमें। और इसके अंदर मुबारक शाह का क्या किया गया है? मुबारक शाह खिलजी का भी उल्लेख मिलता है। अब है तुगलकनामा, ये खुसरो की अमीर खुसरो की अंतिम रचना थी। अन्य देखिए रचनाएं नाजुल फुतू, तारीख दिल्ली, एजाज ए खुशरवी और खमसा ए पंचगज, ये भी इसकी रचनाएं हैं अमीर खुसरो। ये बात होगी साहब आपके अमीर खुसरो। आगे देखिए अमीर खुसरो के बाद में अपन बात करेंगे अबुल या अब्दुल
मलिक इसामी। इसकी जो पुस्तक है ये है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन है इसकी पुस्तक इसामी की। और इसके अंदर देखिए क्या क्या वर्णन है। प्रांतीय राजवंशों का वर्णन है। प्रथम रचना है जिसमें प्रांतीय राजवंशों, दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय राजवंशों इसामी MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख बताया इसने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को समृद्ध बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को समृद्ध बनाया और मोहम्मद तुगलक ने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने इसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ये कौन कहता है? इसामी कहता है। नेक्स्ट है चरखे का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य है। इसके बाद में जियाउद्दीन बर्नी। देखिए साहब, जियाउद्दीन बर्नी है, जन्म है जियाउद्दीन बर्नी है, ग्यासपुर दिल्ली में जन्म हुआ। ग्यासपुर दिल्ली के अंदर बर्नी का जन्म होता है। उपाधि इसकी है नदीम या जिंदादिल साथी। ये उपाधि इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है एकमात्र इतिहासकार है जिसका अंतिम समय में बहिष्कार हो गया। फिरोज तुगलक ने इसको बटनेर के किले में कैद करवा दिया। यहाँ पर इसने तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी और एक पुस्तक और लिखता है फतवा ए जहांदारी। इसमें महमूद गजनवी का अपने पुत्रों का, इस पुस्तक में महमूद गजनवी का अपने पुत्रों को दिया संदेश है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही फारसी के अंदर है ये, और इसका निर्माण है स्वयं फिरोज तुगलक ने किया था। आत्मकथा है फिरोज तुगलक की। तारीख ए फिरोज शाही, इसका निर्माण है, रचना है शम्स ए सिराज ने किया। नेक्स्ट है सीरत ए फिरोज शाही है, इसका लेखक है, अज्ञात है।
नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही है, तारिक ए मुबारक शाही है। याहिया बिन अहमद सरिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसका क्या करता है, रचना करता है। नहरों का निर्माण, नहरों के बारे में जानकारी है, और पुस्तक में केवल ईश्वर की सच्चाई जानता है मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ईश्वर की सच्चाई जानता है, इस मुहावरे का प्रयोग है यह याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया। देखिए अबुल मलिक इसामी, इसने फुतू उसलाती नामक पुस्तक लिखी। इसके अंदर प्रांतीय राजवंशों का वर्णन है, और ये पहली रचना है जिसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। इस इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को समृद्ध बनाया, और मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने इसको तबाह कर दिया। ये कथन है, ये किसका था, इशामी का कथन है। और चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य है, ये भी कौन सी पुस्तक में मिलता है, फुतूहुस सलातीन, जो इशामी की लिखी हुई है। आगे देखिए जियाउद्दीन बर्नी, गयासपुर दिल्ली में जन्म हुआ था। उपाधि नदीम या जिंदादिल साथी है। ये जो उपाधि है यह मोहम्मद बिन तुगलक देता है। एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसका अंतिम समय में क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था। फिरोज तुगलक ने इसको बटनेर के किले में कैद कर दिया। यहाँ पर उसके रास्ता है जिसका नाम तारीख फिरोजशाही है। दूसरा फतवा जहादारी है, और फतवा जहादारी के अंदर महमूद गजनवी द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए संदेश का क्या करता है, उल्लेख करता है। आगे फतुआत ए फिरोजशाही, फारसी भाषा में स्वयं फिरोज तुगलक ने लिखी आत्मकथा है फिरोज तुगलक की। तारीख ए फिरोजशाही शम्स सिराज ने लिखी। सीरत ए फिरोजशाही अज्ञात लेखक है। तारीख ए मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। और सैयद वंश का जो मुबारक शाह है इसके समय लिखी गई है, और इसमें नहरों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, प्रत्येक अपने कथन के नीचे लिखता है ईश्वर ही सच्चाई जानता है। इस मुहावरे का प्रयोग है, ये किसने किया है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। आगे देखो आगे अपन बात करें तो देखेंगे फरिश्ता। फरिश्ता मूल नाम है मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम हिंदूसा, ये फरिश्ता का मूल नाम है। पुस्तक इसकी जो है, इसकी जो पुस्तकें हैं ये है गुलशन ए इब्राहिम और तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता। नेक्स्ट है बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह दित्य, आदिल शाह दित्य था, इसके पास चला जाता है और यहीं पर क्या लिखता है, तारीख फरिश्ता इसने लिखी थी। अब अपन बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, रहेला, रहेला इसकी पुस्तक है। नाम इसका अब्बू अब्दुल्ला एमबी मोहम्मद बिन तुगलक के समय
आता है दिल्ली, दिल्ली आता है। इसे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मध्य युग का सबसे बड़ा इतिहासकार स्वीकार है इसे, मध्यकाल का सबसे बड़ा यात्री या इतिहासकार है। सबसे बड़ा इतिहासकार तो नहीं बोलेंगे, यात्री। नेक्स्ट है एमबीटी के साम्राज्य, एमबीटी के साम्राज्य के लिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक हिंद व सिंध शब्दों का प्रयोग किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 8 वर्षों तक 8 वर्षों तक दिल्ली का काजी रहता है। नेक्स्ट है 1341 में एमबीटी ने इतना दूत बनाकर कहाँ भेजा, इसको चीन भेजा। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहता है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली है यह पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर है और विश्व की सबसे बड़ी मंडी का इसे विश्व की सबसे बड़ी मंडी कहा दिल्ली को। भारत में 14 वर्ष रहा यह। इसके अनुसार दिल्ली के 28 द्वार थे, जिसमें बदायूं का जो द्वार था ये सबसे बड़ा था। बदायूं का द्वार सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के बारे में कहता है कि इसके महल, इल्तुतमिश के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर थे जिनके गले में घंटियां बंधी थी। ये किसका कथन है? इब्न बतूता का। सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन करता है और पान का विशेष रूप से वर्णन करता है। पान का भी क्या करता है? ये विशेष रूप से वर्णन करता है। फरिश्ता देखिए, मूल नाम जो था ये मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसने गुलशन ए इब्राहिम नामक पुस्तक लिखी, तारीख ए फरिश्ता नामक पुस्तक लिखी। अंतिम समय में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह के पास चला जाता है और यहीं पर तारीख ए फरिश्ता नामक पुस्तक लिखता है। इब्न बतूता की बात करें, रहीला पुस्तक लिखी। यह मूल नाम इसका अबू अब्दुल्ला था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आता है और तंजीर मोरक्को का निवासी था। तंजीर मोरक्को, तंजीर मोरक्को का क्या था? निवासी था। कौन? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। मध्यकाल का सबसे बड़ा यात्री बताया जाता है इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को इसने हिंद व सिंध शब्दों का प्रयोग किया है। इसके लिए 8 वर्षों तक दिल्ली का काजी रहा था। ये 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक इसको दूत बनाकर चीन भेजता है। दिल्ली के बारे में कहता है कि दिल्ली है ये इस्लामी
दुनिया का पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर है। दिल्ली को विश्व की सबसे बड़ी मंडी बताता है। भारत में 14 वर्ष तक रहता है। दिल्ली के 28 द्वार थे, जिसमें सबसे बड़ा जो दरवाजा लगा हुआ था वो कौन से कहाँ पर लगा हुआ था? बदायूं द्वार पर लगा हुआ था। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के बारे में कहता है कि इल्तुतमिश के महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर खड़े थे, जिनके गले में क्या बंदी होती थी? घंटियां बंदी होती थी। सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन करता है और पान का विशेष रूप से उल्लेख करता है कौन? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में अपन बात करी। तो ये प्रमुख बातें थी साहित्य के बारे में। तो साहित्य है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।